उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर रहे हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कराची की सूरत हाल के हवाले से। मौसम की अगर बात की जाए तो आज कराची में बारिश की प्रेडिक्शन की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से। अलबत्ता हमें बारिश के कोई आसार तो दिखाई नहीं दे रहे और आसमान पर बादल भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सूरज जो है वो अपने पूरे आबोताब के साथ बिजली जो है वो गर्मी बरसा रहा है। और उसके बाद जब बात करेंगे, इसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली ने भी जो है वो बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया है। महंगाई से पहले ही आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और अब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। एक तरफ मुल्क में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और अब बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी तो आवाम पहले ही परेशान है। इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने की मुहिम का आगाज़ हो चुका है और कहा जा रहा है कि अब कोविड के जो केसेस हैं वो एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ज़रा से भी हम जब भी देखते हैं कि कोरोना केसेस में कमी आती है तो हम लापरवाही और बेएहतियाती शुरू कर देते हैं, जिसके बाइस दोबारा इसमें राइज देखने में आता है। जहां कराची के मसाइल की हम बात करते हैं तो कराची के मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला गैर कानूनी तजावुज़ात का भी है। तामीर ऐसी इमारत तामीर कर दी जाती हैं और देखते हैं हम 10-10 मंजिला, उसके बाद हमें पता चलता है जब उसमें लोग रहने लगते हैं, आबाद हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये इमारत तो गैर कानूनी है या ये किसी नाले की जगह पर बनाई गई है और उसके बाद उसको गिराने का हुक्म दे दिया जाता है। लेजेंड उमर शरीफ साहब की बात की जाए तो उनके सेहत के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आज मुतवक्के है कि एयर एम्बुलेंस जो है वो कराची पहुंच जाएगी। तो ये सारी स्टोरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली बॉम्ब भी गिरने का खदशा। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेजेंड उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज की तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस की आज किसी भी वक्त कराची आमद मुतवक्के। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का शहर कराची की हालत को देखकर सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार। मानसून का नया स्पेल शहर कायद में रंग जमाने को तैयार। जी, बात करेंगे बिजली की कीमतों के हवाले से कि इलेक्ट्रिक ने पेमरा को दरख्वास्त दी है कि दोबारा से जो है बिजली की कीमतें नेपरा को दरख्वास्त दी है कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं और 29 सितंबर को इसकी समाअत होगी और समाअत के बाद जो है वो इसकी कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर 97 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ बिजली में तो कराची वालों को 1 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पहले ही आवाम महंगाई से सख्त परेशान है। हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, फिर कल यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आया और अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। पहले ही गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। कि इलेक्ट्रिक ने फिर नेपरा को दरख्वास्त दे दी है कि 97 पैसे फी यूनिट कहा जा रहा है कि बिजली बढ़ाई जाएगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये विफाक का मैटर है और विफाकी हुकूमत इसको जो है वो सारे मामला देखती है। बात की जाए अगर महंगाई की शरह की तो इस वक्त पाकिस्तान के क़याम के बाद से जो महंगाई की शरह है वो इस वक्त सबसे टॉप पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये कहना बेजाना होगा कि आवाम की ख़ास तौर पे मज़दूर तबका और डेली वेजेस
के जो मुलाजमीन हैं उनका जो घर चलाना है, किचन चलाना, वो मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में सब्सिडी दें आवाम को। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक को भी जो है ये पाबंद करने की ज़रूरत है कि वो फर्नेस आयल का इस्तेमाल जो है वो रखें, क्योंकि जो फ्यूल चार्जेस हैं वो फर्नेस आयल के अखराजात के हवाले से जो है वो मेंटेन करते हैं ये, जबकि सुई सदरन से जो है वो गैस हासिल की जाती है और गैस से जो है इनके सारे जो टरबाइन हैं वो चलाए जाते हैं। तो इस मामले में जो है वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो हर दिन हम देखते हैं कभी बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है, कभी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है, चीनी की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी क्या 1 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम अंडा भी इतना 70 रुपये का मिल रहा है, पराठा अगर देखें तो 20 से 25 रुपये का मिल रहा है, चाय का कप 40 रुपये का मिल रहा है, 40 से 50 रुपये का। क्या कहेंगे सर, ये क्या माशी पॉलिसीज़ हमारी ख़राब हैं या कोई और फैक्टर्स हैं, हुकूमत ने जो वादे किए थे क्यों डिलीवर नहीं कर पा रही है? देखिए, अगर बात की जाए 2018 के आम इंतखाबात से कबल की जी, तो उस वक्त हम ये देखते थे कि किसी भी चीज़ में अगर इजाफा होता था तो वो रुपए 2 रुपए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 रुपए तक होता था। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज होकर रह गया है। अशिया खुर्दोनोश हों या दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसमें इजाफा कम से कम 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये इजाफा किया जा रहा है। जो हुक्मरानों को तो शायद इतना गिरा ना गुजरे, लेकिन वो आवाम पर, और ख़ास तौर पे जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे कि जो गरीब आवाम है, डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं, उन पर जो है वो एक बम बन के गिरता है। सूरत हाल कुछ इस नहज पे पहुँच चुकी है कि अब आवाम की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है और वो मज़ीद महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत को अपनी जो पॉलिसी हैं उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नारा लगा था PTI की गवर्नमेंट का इलेक्शन में तब्दीली का, वो उस तब्दीली के लिए जो है वो आवाम अभी तक मुंतज़िर हैं। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि जब एक कंपनी की जारादारी हो, मोनोपली हो और कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर ना हो बिजली का, तो ये भी एक वजह है, क्योंकि आपका कोई कंपैटिटर नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन और मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से क्यों काम नहीं होता कि और भी सर्विस प्रोवाइडर आएँ ताकि ये जो बिजली का जो मसला है कम होने का और डिमांड एंड सप्लाई का, ये भी ख़त्म हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जिस तरह के मिसाल हमारे मुल्क में ही मौजूद है, मोबाइल कंपनीज़ हैं सेलुलर फ़ोन की, सारिफ देखता है कि जहाँ उसको जो है वो सहूलत ज़्यादा मिलती है वो स्विच ऑफ हो जाता है या वो उनका जो है सारिफ बन जाता है। इसी तरह जो है वो एक मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो बिजली फराम करने वाली कंपनीज़ में भी होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जो है वफाकी हुकूमत का चाहिए कि लाइसेंस दे और यहाँ पे मुकाबले की फ़िज़ा हो, तो उससे ये है कि आम सारिफ को रिलीफ मिलेगा और इसके साथ साथ जब आम सारिफ को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क की तामीर व तरक्की में भी जो है वो एक अच्छा स्टेप जो है वो लिया जा सकता है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि कल भी हम डेली बेसिस पे हम ये अपडेट कर रहे होते हैं अपनी आवाम को, लोड शेडिंग का मसला है और ये मेरे ख्याल से ऐसा मसला है जो हम कई दहाइयों से देख रहे हैं। लोड शेडिंग हो रही है, एक तो आवाम इजाफी बिल दे और उसके बाद उसको बिजली भी पूरी तरह मुहैया ना हो, तो ये वाकई जुल्म है ना आवाम के साथ? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि देखें, जो मोनोपली है उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसका ख़ात्मे की ज़रूरत है और इस सिलसिले में अगर फेडरल गवर्नमेंट मुखलिस है कराची के शहरियों से, तो उनको चाहिए कि फिलफौर जो है वो दीगर जो कंपनीज़ हैं उनको लाइसेंस फराहम करें ताकि यहाँ पे एक मुकाबले की फ़िज़ा बने और मुकाबले की फ़िज़ा बनने से ना सिर्फ ये कि आम सारिफ को भी फ़ायदा पहुँच सकता है बल्कि उनकी जो मुश्किलात हैं उसका भी ख़ात्मा होगा और हुकूमत को भी जो है इस सिलसिले में काफ़ी बेनिफिशरी हासिल होगी। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को? और एक सवाल ये कि हम लोग हमेशा हुकूमत पे तनकीद करते हैं जो कि एक सही भी है फेडरल गवर्नमेंट पे, आपको नहीं लगता कि हमारा जो ज़िली हुकूमत है या शहरी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है उसका भी कोई रोल है जो मुल्क में जो ख़ास तौर पे सूबे में, शहर में जो नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है या वो लोग जो कि महंगी कीमतों पर चीज़ें बेचते हैं,
चाहे कराची कमिश्नर कराची की बात कर लें, तो वो भी तो उनका भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो भी एक चेक एंड बैलेंस रखें। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पर हैं, टाइगर फोर्स तश्कील दी गई थी वो कहाँ पर है, वो अपना काम भी ठीक से करे तो भी हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता सिवाय इसके कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को हम तनकीद का निशाना बनाते रहें? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर 2001 से पहले के बल्दियाती निज़ाम की बात की जाए तो जो जैसा कि आपने कहा कि ज़िलाई हुकूमतें हैं या KMC है, यहाँ मजिस्ट्रियल पावर हुआ करते थे अफसरान के पास, SDM हुआ करते थे। वो ना सिर्फ ये कि नाजायज़ मुनाफाखोरी का ख़ात्मा करते थे बल्कि दीगर जो सिविक इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी रिजॉल्व करते थे, जिसमें जो है वो जुर्माने आयद किए जाते थे, तजावीज़ात का ख़ात्मा उसमें शामिल था। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो सेवरेज के नाकारा निज़ाम की वजह से हुआ है। शहर में जिसके सड़क पे जहाँ दिल करता है वो स्पीड ब्रेकर बना देता है, जबकि ये कानून जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है और बाकायदा इसकी सज़ाएँ और जुर्माने मौजूद हैं। लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सका कि 2001 के बाद जो है वो बल्दियाती इदारों से ये मजिस्ट्रियल पावर जो है वो कमिश्नरी निज़ाम को जो है वो मुंतकिल कर दिए गए। अब कमिश्नरी निज़ाम में अगर हम देखें तो बहुत सारा उनके ऊपर बर्डन है। कमिश्नर हों, डिप्टी कमिश्नर्स हों, असिस्टेंट कमिश्नर्स हों या मुख्तियारकार हों, बहुत सारे जो तवक्कात हैं, हुकूमत ने बहुत सारे जो फ़राइज़ हैं वो उनको सौंप दिए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा। ना प्राइस कंट्रोल के मामले में अगर हम देखें किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस दिखाई देता है। नुमाइशी कार्रवाइयाँ अलबत्ता ज़रूर होती हैं, जब मीडिया ज़्यादा हाईलाइट करता है तो कुछ कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, जुर्माने भी हो जाते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही सूरत हाल जन्म लेती है। तो कंटिन्यू जो है इसको मामले को रखने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम अभी राइज है उसमें जो है थोड़ी सी तब्दीली की जाए और दोबारा जो बल्दियाती इदारे हैं उनको पावरफुल किया जाए, क्योंकि ये जमहूरियत की नर्सरी हैं। यहाँ से कई हमारे नामवर पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि सूबाई असम्बलियों में भी मौजूद हैं और इवन के कौमी असम्बली और सेनेट में भी गए हैं। तो वो जमहूरियत की नर्सरी है और यहाँ से आवाम का बराह रास्त इनसे ताल्लुक़ रहता है। तो इनको बाइख्तियार बनाया जाए तो इसके बेहतर नताइज जो है वो देखे जा सकते हैं। ठीक है सर, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। सिंध में कोरोना वायरस के जो सर्टिफिकेट हैं वो सिंध हुकूमत की जानिब से एक मुहिम शुरू कर दी गई है उसको चेक करने की। जो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उन लोगों से भी हमारी दरख्वास्त है कि वो जल्द वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन कार्ड अब मैंडेटरी हैं बहुत सारी जगहों में। पहले तो ये था कि जो सफरी जो जहाज़ से सफ़र करने वाले थे उनके लिए मैंडेटरी था। अब हमने देखा कि जो मोटरवे से सफ़र कर रहे हैं या फिर जो ट्रेन से जा रहे हैं, बसेस से जा रहे हैं, वहाँ पर भी इसको लाजमी करार दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि रेस्टोरेंट्स या होटल्स में उन लोगों को काम करना, जो वहाँ का अमला है, स्टाफ है, उनको भी वैक्सीनेशन कार्ड शो करना ज़रूरी है। इस हवाले से बात करेंगे। सर, ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से मुहिम शुरू की गई है कि वैक्सीनेशन कार्ड या सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं, इसके बारे में हमें डिटेल बताइए। देखिए, ये एक दुरुस्त फ़ैसला है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि एक रूसी मुफक्किर ने कहा था कि कायदे कवानीन जो हैं लोगों के रहन सहन और उनके मिजाज के मुताबिक होने चाहिए। तो शहर कायद की अगर बात की जाए तो मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है। पूरे मुल्क से ना सिर्फ ये कि लोग यहाँ पर आबाद हैं बल्कि उनका जो रोज़गार है वो ये भी यहाँ से मुंसलिक है। तो इस सिलसिले में जो अहकामात अब तक दिए गए कोरोना की वबा के ख़ात्मे के हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से, उनमें हमने ये देखा कि आवाम ने उस पर इस तरह जो है वो अमल नहीं किया जिस तरह उसकी तवक्कात जो हैं वो की जा रही थी। वैक्सीनेशन के मामले में भी जब तक अपीलें की जाती रहीं आवाम से तो उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जब थोड़ी सी सख्तियाँ की गई, मोबाइल सिम जो है वो ब्लॉक करने की बात की गई, तो उसके बाद हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे रश पड़ा और आवाम ने जो है वो बड़ी तादाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हमारे सर पर मतलब खड़े होकर हमें तंबीह किया जाता है या डंडे के जोर पे हम हर काम करते हैं, जब हमने देखा कि मोबाइल सिम्स बंद होने लगी हैं तब
सॉरी जी, की एक लाइन लग गई वैक्सीनेशन सेंटर्स में। मजीद बात करेंगे, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, उनसे जानते हैं। जी नवीद, ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने की मुहिम स्टार्ट की गई है, इस हवाले से बताइए। दूसरा, वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल नहीं किए नादरा से, उसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से वो अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत जो है कोरोना वबा के हवाले से मजीद इक़दाम करने जा रही है। जो लोग अब तक जो है वैक्सीनेशन नहीं कराई जिन लोगों ने, उनके खिलाफ जो है मजीद इक़दाम करते हुए जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो चेकिंग का जो है सिलसिला शुरू किया जाएगा। और रात 10 बजे के बाद जो है जिला इंतजामिया और पुलिस के हमला और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो मुहिम शुरू करेंगे और इलाकाई सतह पर जो है ये वैक्सीनेशन कार्ड जो चेक किए जाएंगे। खासकर जो होटल्स है, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर अमले के जो वैक्सीनेशन कार्ड हैं तो पहले चेक होते हैं। अब जो है आम आदमी जो अफराद शहरी हैं उनके वैक्सीनेशन कार्ड भी जो है चेक होंगे और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे लोग जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई या वैक्सीनेशन करवा ली है, उसका सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया, तो उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाएगा। तो अब शहरी को ये लाजमी है। अच्छा नवीद, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है सिंध हुकूमत की जानिब से? जी, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई उनके साथ अब जो है सिंध हुकूमत जो है फेस में जा रही है कि पहले उनको वार्निंग दी जाएगी, उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाएगी उसके बाद उनके ऊपर चालान भी किया जाएगा और अगर तब भी अमल दरामद ना हुआ तो उसके बाद फिर गिरफ्तारी का अमल भी जो देखने में आ सकता है। अभी तक जो फैसला किया गया कि जो चेकिंग है उसका मरहला शुरू किया जाएगा, उसके बाद चालान किए जाएंगे, उनके ऊपर फाइन किया जाएगा ताकि शहरियों को जो है एहसास हो सके और वो वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि हमने देखा कि शहरी जो है इस तरह से अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। अब भी जो है एक बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो वैक्सीनेशन से जो है बाकी है। जब सिंध बंद करने की बात आई थी तो शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लाइनें लग गई थी, 24 घंटे जो है शहरी को रिस्क देखने में आता। लेकिन जैसे ही रिलैक्सेशन दिया गया तो अब जो है हम देखते हैं कि लोगों में जो है फिर दोबारा जो है वो बेहतियाती शुरू कर दी गई है, वैक्सीनेशन नहीं कराई जा रही है। अच्छा नवीद, ये भी हमें बताइए कि जो वैक्सीनेशन कार्ड है इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, यानी कि वो लोग जो जिनको कोरोना हुआ है ये चीज भी उस पर मेंशन होगी, लास्ट डेट, क्या क्या चीजें उस पर लिखी हुई होंगी? वैक्सीनेशन कार्ड में जो है 3 मेन चीजें हैं। देखिए, जो आपका जो डेटा है उसमें से मुराद आपका नाम, इसके अलावा वैक्सीन आपने कौन सी कराई है और डोज उसमें आपने कौन सी ले चुके हैं। ये 3 मेन चीजें जो होंगी कि आप जो है वैक्सीनाइड है या नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोरोना के हवाले से ताल्लुक नहीं होगा कि आपका कोरोना हुआ है या नहीं, लेकिन इसमें ये चीज होगा कि आपने कौन सी डोज लगा चुके हैं, फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है, या आपने कौन सी वैक्सीनेशन जो हासिल की है और सर्टिफाइड है या नहीं। ये जो लोगों को जैसे हवाले से ऑनलाइन जो फैसिलिटी है उसको भी अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई है नादरा की जानिब से। जी बिल्कुल, डिजिटली भी हम अपना जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद, आपका अपडेट कर रहे थे हमें कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के हवाले से। सर, ये जो डिजिटली हम है कि हमारे पास फैसिलिटी है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं या टैबलेट्स हैं वो अपना कोरोना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो किस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं? देखिए, ये तो आपने नादरा की बिल्कुल नादरा की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे तमाम जो है वो प्रोसीजर मौजूद है और बहुत आसान तरीका है उसका। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि शहर में जा बजा जो है सर्विस प्रोवाइडर भी जो है वो सामने आ चुके हैं इस हवाले से, और वो एक मामूली सी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। तो जो लोग ख़ुद डाउनलोड नहीं कर सकते या उनको कोई प्रॉब्लम है या उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो वो मामूली फ़ीस अदा करके जो है वो भी वहाँ से फॉर्म हासिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो सर्टिफिकेट जो है वो उसके अभी कुछ दिन पहले भी और इससे कबल हमने देखा कि बग़ैर वैक्सीनेशन के जो है वो सर्टिफिकेट का इजरा भी सामने बिल्कुल सर, जाली सर्टिफिकेट जो जारी करना शुरू कर दिए थे, फिर सिंध हुकूमत ने उस पर एक्शन लिया और उन लोगों के NIC ब्लॉक कर दिए। बिल्कुल, तो अब भी ये सिलसिला जारी है, ये खत्म हो गया जाली सर्टिफिकेट देने का? कुछ इत्तलात मौजूद हैं कि काली भीड़ें तो आपको पता है कि हर जगह मौजूद होती हैं और ये इत्तलात अभी भी मौसूल होती हैं बाज़ मकामात से कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, जो कि एक अच्छा फेल नहीं है। और ऐसा काम करने वालों को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि इज्तमाई तौर पर जो है आवाम को, पाकिस्तानियों को, शहरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे अवॉइड करने की ज़रूरत है।
सही। अच्छा, अभी तक लोगों में इतनी चीज़ें हमने मतलब मोबाइल सिम्स बंद हो गई हैं, उसके अगर जो लोग नई वैक्सीनेशन लगवा रहे, आने जाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर इवन सऊदी अरेबिया, दुबई में आप किसी मॉल में नहीं जा सकते, आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर नहीं हो सकते। तो अभी ये चीज़ भी मेरे ख्याल है इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद वो लोग जो बिल्कुल अभी तक वैक्सीनेशन जिन्होंने एक डोज भी नहीं लगवाई, मेरे ख्याल है वो तब जाकर लगवाएंगे। देखिए, इसमें बात वहीं आपके पहले प्रोग्राम में के आगाज़ में आपने बात की थी महंगाई पे। तो ये बताऊं आपको कि जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं लोग, हालांकि ये फ्री की जा रही है, हुकूमत की जानिब से मुफ्त फराम की जा रही है, उसकी वजह जो है वो ज़्यादातर ये दिखाई देती है कि फ़िक्र माश जो है वो उनको इस जानिब तवज्जो देने की जो है वो इजाज़त ही नहीं दे रहा है, क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा है। आम लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन के अमल के लिए अगर हम जाते हैं तो हमारे 2 या 4 घंटे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, और इस दौरान जो है वो हमारा जो भी काम है या नौकरी है, मुलाजमत है, वो उस पर असर पड़ता है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो इस कदर बुलंद हो चुकी है कि लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं। ख़ास तौर पे मजदूर तबका सबसे ज़्यादा परेशान है। और अगर देखा जाए कि वो अफराद जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं या अब तक जिन्होंने नहीं कराई है, तो उसमें बिल्कुल लोअर क्लास का अमला जो आवाम है वो इसमें जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हम उनसे भी यही कहेंगे कि ज़रा सी लापरवाही जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस वबा में अपने प्यारों को या अपने रिश्तेदारों को जाते हुए देखा है। तो बिल्कुल आप लोग एहतियात करें, SOPs का ख्याल रखें और वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द जो है उसको लगवाएं। मज़ीद बात करेंगे, अपडेट करेंगे आपको उमर शरीफ की सेहत के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रिजवान अहमद जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। अब बात करेंगे उमर शरीफ जो कि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है, और इस वक्त वो अलील हैं और उनकी सेहत के हवाले से अपडेट लेंगे। जी रिजवान, क्या सूरत हाल है? कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस जो है वो आज कराची एयरपोर्ट मुतवक्के है कि वो पहुँच जाएगी, उस हवाले जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम दुआगों हैं हमारी पूरी टीम सिटी 21 की कि उमर शरीफ को अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। एक मुनफरिद नाम है उमर शरीफ का। उमर शरीफ वो शख्स है जो दुनिया का मुश्किल तरीन काम यानी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना होता है, और तहजीब और अखलाक के दायरे में मुस्कुराहट बिखेरने का जो इनका मुनफरिद अंदाज है वो लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तो सब लोग उनके लिए दुआ कॉमेडी के बादशाह, कॉमेडी के बिल्कुल बादशाह कहा जा सकता है। अदाकार लहरी के बाद या मोइन अख्तर मरहूम, उसके बाद अगर कोई नाम है तो वो उमर शरीफ का है। और इसके बाद हमें खला भी दिखाई देता है। अगरचे इस वक्त सूरत हाल ये है कि टेक्नोलॉजी आम हो गई है, मुख्तलिफ एप्स मौजूद हैं, हर आदमी जो है वो एक्टिंग कर रहा है, फ़न की तरफ भी आ रहा है, लेकिन जो मुनफरिद अंदाज उमर शरीफ का था वो हमें अब तक जो है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल आपने सही। जहाँ तक उनकी सेहत का सवाल है तो उनके साहबजादे जो है वो गाहे बगाए मीडिया को आगाह करते रहते हैं। कभी स्टेबल हो जाती है उनकी तबीयत, कभी जो है वो नासाज हो जाती है। डॉक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं इस सिलसिले में कि इनको जो है वो स्टेबल रखा जाए। अब इत्तलात ये हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से ऐसा इक़दाम सामने आया और हुकूमत सिंध ने जो है ये बोल्ड स्टेप लिया, सबसे पहले आगे आई और जो उमर शरीफ हैं उनके ना सिर्फ ये कि बैरून मुल्क जाने के बंदोबस्त जो है उसमें आगे आए, बल्कि उसके लिए फ़ंड्स का इजरा भी किया। अभी तलात ये है कि 3.25 करोड़ के करीब लगभग सिंध हुकूमत की जानिब से एयर एम्बुलेंस के लिए रकम भी अदा कर दी गई है। बहुत अच्छा इकदाम है सिंध हुकूमत का। अच्छा सर, उमर शरीफ साहब की जो खदमात हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम है, पाकिस्तान से नहीं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी अपने आप को मनवाया है, तो किस तरह देखते हैं उनकी जो तंज़ और मज़ा है, उनकी जो अदाकारी है, जो कॉमेडी है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि उमर शरीफ के जो मद्दाह हैं उनकी तादाद करोड़ों में है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। हाँ।
जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें मीडिया को बाकायदा, मीडिया इंडस्ट्री जो है या एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है उसको सनत का दर्जा दिया हुआ है। महदूद वसाइल में हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे जो है वो चल रही है, लेकिन उस महदूद वसाइल में उमर शरीफ जैसे जो नायाब हीरे हैं उन्होंने इस इंडस्ट्री को जो है वो बीट किया, जो हमारे नेबर्स हैं उनकी इंडस्ट्री को, और वहाँ के जो वीवर्स हैं उनके दिलों में भी अपनी जगह बनाई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ना सिर्फ ये कि उनका बहुत बड़ा कारनामा है, बल्कि ये एक तरीके से पाकिस्तान की खिदमत भी है। बिल्कुल, और उनको दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, जो कॉमेडियन हैं, वो उनको कॉमेडी का गुरु मानते हैं और उनको बाकायदा फॉलो किया जाता है। और हम सब दुआ गो हैं और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि जल्द जो है वो उनका इलाज हो, वो अमेरिका जाएं और वापस आकर हमें उसी तरह से हंसाएं जिस तरह वो माजी में हमें हंसाते रहें। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। शहर कायद में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। ये कोई नई बात नहीं है कि में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, इससे पहले भी कई ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, अफसोस की बात यह है कि जब तामीरात हो जाती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं, टावर्स खड़े कर दिए जाते हैं, लोग उनमें रहने लगते हैं, आबाद हो जाते हैं, और एक टाइम के बाद, इवन सालों के बाद पता लगता है कि ये गैर कानूनी इमारत है या ये जगह गैर कानूनी है या किसी ये नाले के ऊपर बनाई गई है, फिर उसको गिराने का हुक्म दे दिया जाता है। तो ये जो सूबाई हुकूमतें हैं या शहरी हुकूमतें हैं, इनके लिए इनकी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करें या कमिश्नर कराची, इस सूरत हाल में नाकाम दिखाई देते हैं। सर, क्या कहेंगे? ये पहली बार नहीं है कि गैर कानूनी तजावुज़ात को गिराने का हुक्म दे दिया गया है, पहले पता क्यों नहीं चलता जब इसकी तामीर हो रही होती है? देखिए, इंक्रोचमेंट की अगर बात की जाए तो तजावीज़ात दो तरीके की होती हैं। एक सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है, एक हार्ड इंक्रोचमेंट। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ये है कि किसी भी शाहराह पे या गली मोहल्ले में जो है वो ठेले पथारे लग जाते हैं, और उसको रिमूव करना आसान होता है बनिस्बत हार्ड इंक्रोचमेंट के। हार्ड इंक्रोचमेंट में यह है कि आपने किसी सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया, जिसे उर्फ़ आम में चाइना कटिंग भी कहा जाता है, या इसके अलावा आपने जो है गैर कानूनी जो है वो तामीरात कर ली, बुलंदोबाला इमारत तामीर कर ली, जहाँ पर इजाज़त ग्राउंड+1 की है, वहाँ ग्राउंड+4 जो है वो तामीर हो गया। शहर के अगर मसाइल जो बल्दियाती मसाइल हैं, अगर उनकी बात की जाए तो कहा ही जाता है कि 70% जो ये मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह ही ये गैर कानूनी तामीरात हैं। सही। सर, आपने बात की सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, यानी कि जैसे हम अपनी दुकानों के आगे या गली मोहल्लों के आगे थोड़ा थोड़ा वो बढ़ाकर, या पार्किंग एरिया, फुटपाथ बढ़ाकर जो गैर कानूनी तौर पर उसको बड़ा कर लेते हैं, या अपनी पार्किंग एरिया में हमने थोड़ा अपना पार्क बना लिया, ग्राउंड बना लिया, तो ये हो गई एक। और हार्ड इंक्रोचमेंट वो कि मतलब जो बड़ी बड़ी टावर्स और बिल्डिंग पूरी ज़मीनों पे खड़े कर दिए जाते हैं। चलो, ये तो फिर एक ऐसी बात है कि लोग कर लेते हैं, लेकिन जो पूरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं, ये किस तरह से हो जाता है? क्योंकि बिल्डर्स, जब कोई भी इंसान जाता है किसी बिल्डर्स के पास तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, कानूनी कागजात मौजूद होते हैं, तो क्या वो रिश्वत लेकर वो कागजात दे दिए जाते हैं या किस तरह से होती है? देखिए, इसके लिए माजी का जो है वो मामला जानना बेहद ज़रूरी है। 90 की दहाई तक शहर में एफएल साइट बना करती थी। एफएल साइट कहते हैं बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्डर्स बनाते थे। हुआ ये कि 90 की दहाई के बाद ऐसे कई बोगस जो एफएल साइट सामने आई, फ्लैट्स के जो मंसूबे हैं वो सामने आए, जिसमें न सिर्फ ये कि ज़मीनों पर कब्जे करके वो बनाई गई, बल्कि वो मुतनाज़ा मामलात हुए, अवाम का अरबों रुपया उसमें फंसा। तो उस पर हुआ ये कि अवाम का एतमाद उन बिल्डर्स पे जो है वो ख़त्म होना शुरू हुआ, जिसके बाद इन बिल्डर्स ने जब देखा कि हमारे बड़े मंसूबे जो है उसमें अवाम की दिलचस्पी कम हो गई है, उसके बाद वो उन्होंने शहर के जो गुंजान आबाद इलाके हैं उनका रुख किया, जहाँ पे छोटे छोटे उन्होंने जो प्लॉट्स हैं 120 गज का हो, 200 गज का हो, वो प्लॉट्स लेना शुरू किए, और उन प्लॉट्स पर जो तामीरात हैं वो खिलाफ कानून जो है उसका वहाँ से आगाज़ हुआ। इस वक्त अगर बात की जाए तो शहर में तकरीबन 5000 के लगभग जो हैं वो ऐसी गैर कानूनी तामीरात इस वक्त भी जारी हैं। और जब ये गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ तो पुरकशिश ऑफर जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करती थी, उनके अफसरान को हुई, तो
नोटों की चमक में वो भी बिक गए और शहर का जो है वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाहल हो गया। क्योंकि यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन बिल्डर्स की पुश्तपनाही कर रहे हैं और कुछ पैसों के लिए वो उनको अलाउ कर देते हैं, फिर नाश्ता पानी पैसा चलता रहता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि टाउन प्लानिंग होती थी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नाज़माबाद हुआ, नॉर्थ नाज़माबाद हुआ, गुलशन इकबाल हुआ, दीगर जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो बाकायदा प्लान करके जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाते थे। अब होता ये था कि जिस हिसाब से वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनते थे उसी हिसाब से उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाता था कि इतने इनको पानी की ज़रूरत है, इतनी इनकी सीवरेज की लाइन डालनी है। लेकिन जब वहाँ पे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ज़ेर ज़मीन होता है, ख़ास तौर पे फरामी और निकासी आपका पार्किंग के मसाइल हैं, उन पर बोझ पड़ा और उस बोझ के नतीजे में जो है शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ ये कि तबाह बर्बाद हुआ बल्कि जो इंतज़ामिया हैं उनके जो अखराजात हैं उन मसाइल को हल करने के हवाले से वो भी दुगने और तिगने होते चले गए। सही, बिल्कुल आपने सही कहा और हम उम्मीद कर सकते हैं कराची में एक ऐसा मास्टर प्लान आए जो कि इसको इसकी असली हालत जो मेट्रो सिटी बनाए जो कि कराची है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे मौसम के हाल की। रबिया खान हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। जी रबिया, हमें बताइएगा कि आज कराची में कहा जा रहा था कि खुलकर बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन की गई थी, तो अब कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इस वक्त बादल बरस रहे हैं, बादल मौजूद हैं? आज बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से आज बिल्कुल पेशगोई की गई थी कि आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ बताया गया था कि दिन के औकात में कराची वालों को पहले जो है वो शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद शाम में जो है वो बारिश का आगाज़ होगा। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी का राज है और सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। समंदरी हवाएं जो है वो चूंकि कराची में आज सुबह से बंद हैं, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची वालों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो गर्मी है सिर्फ दोपहर तक जारी रहेगी, शाम में जो है वो बादल लाना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो कराची में बरसात होगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि उससे कबल जो है वो चूँकि गर्मी के बाद ये बारिश है तो तेज़ आंधी चलने का इम्कान है, गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जिसके बाद हल्की बारिश होगी और रात में महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज बारिश का इम्कान है और बारिशों का अच्छा रबिया, हमें ये भी बताइए कि ये जो स्पेल है ये क्या कहा जा रहा है कि क्या बारिश हल्की हल्की होगी या फिर तेज बारिशों का इम्कान है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश या तूफ़ानी बारिशें नहीं हैं, अलबत्ता जो है वो एक अच्छी बारिशें कराची में होंगी। और फिर होता यही है कि अगर तूफ़ानी बारिशें होंगी तो कराची जो है वो डूबना शुरू हो जाता है, सड़कें तालाब बनना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि नॉर्मल बारिशें हों जिसे कराची वाले इंजॉय कर सकें। तो नॉर्मल बारिशें हैं, अच्छी बारिशें हैं जिसे कराची वाले इंजॉय करेंगे। आज और कल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और महकमा मौसमियात ने एक और खुशखबरी दी है कि 27 तारीख से एक और स्पेल कराची में दाखिल हो रहा है, तो 2 से 3 रोज बाद जो है वो एक बार फिर कराची में बारिशों का आगाज रहेगा। तो बहुत शुक्रिया रबिया खान, बहुत शुक्रिया रबिया खान, हमें अपडेट कर रही थी मौसम के हवाले से। उन्होंने बताया कि रात में कराची वाले हो जाएं तैयार क्योंकि बारिशें शुरू होने वाली हैं, हल्की फुल्की बारिश होगी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मसला भी नहीं होगा क्योंकि तेज़ बारिश होती है तो कराची वालों के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। तो पकोड़े वकोड़े तैयार कर लें और शाम में मौसम को, वेदर को एंजॉय करें। जी रिजवान साहब, बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं। वैसे तो अभी इतनी प्रेडिक्शन नहीं की गई कि तेज़ बारिशें होंगी जैसे कि लास्ट ईयर हुई, लेकिन अगर जो नेक्स्ट स्पेल भी जैसे उन्होंने बताया 27 सितंबर से आएगा, तो अगर तेज़ बारिश होती है तो क्या हम प्रिपेयर हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है या फिर हमें कश्तियाँ तैयार रखनी चाहिए? देखिए ये सारा डिपेंड करता है कि कितना मिलीमीटर बारिश होती है। अगर हम ये देखें कि 50 से 60 मिलीमीटर तक बारिश होती है तो शहर में जिस तरह बारिश का कहा गया कि मुतदिल आज मुतवक्का है, तो मुतदिल सूरत हाल हमको शहर में भी दिखाई देगी। लेकिन अगर ये
100 मिलीमीटर से ऊपर चला जाता है मामला, तो हमारे नालों पे, बरसाती नालों पर बिल्कुल काम किया है हुकूमत सिंध ने। लेकिन ये बताता चलूँ आपको कि वो बरसाती नाले अभी इस काबिल नहीं हुए हैं कि वहाँ से जो रेले आएंगे बरसाती पानी के, उनकी प्रॉपर निकासी हो सके। उसकी वजह ये है कि जो इंक्रोचमेंट रिमूव हुई हैं वहाँ से मलबा हटाने का काम और दीगर कंस्ट्रक्शन का काम जो हो रहा है, तो जो छोटे नाले उनमें आकर मिलते हैं बरसाती नालों में, वो नालों के बेशतर पॉइंट्स जो हैं वो चौक हो चुके हैं। 500 से ज़ायद लगभग ये नाले हैं। अब वो पॉइंट्स चौक होने के नतीजे में होगा ये कि जब निकासी नहीं होगी तो शाराएं, मतलब शहरी जो है वो इतने ज़्यादा जो है पुरुमीद ना हों कि शहर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। शाराएं जो है वो इस मरतबा भी अगर ज़्यादा स्पेल हेवी होता है तो वो डूबने का खदशा है। उसके साथ साथ जो नशीबी इलाके हैं वो ख़ास तौर पे जो है वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। एक दिलचस्प बात आपको मैं ये बताऊं कि शहर में जो अंडरपासेस बने हुए हैं, जो बल्दियाती इदारों की जानिब से अंडरपासेस बनाए गए, माजी में हमने देखा कि बारिशों में वो पानी से भर गए, लेकिन हुकूमत सिंध ने जो अंडरपासेस बनाए हैं उनमें निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम है और वो हमने हेवी स्पेल में भी देखा कि उनमें पानी जो है वो जमा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज मौजूद थे सैयद रिजवान। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। अब बात करेंगे, एक और नए मौजू की जानिब बढ़ेंगे और अब हमारा टॉपिक है कि आप अपना मोबाइल डेटा किस तरीके से सेव कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना मोबाइल बेचने जाते हैं, सेल करने जा रहे होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा ये परेशानी होती है कि जितनी भी हमारा इसमें डेटा है, चाहे वो हमारी पिक्चर्स हों, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो या हमारी चैट वगैरह हो, तो हम उसको डिलीट कर दें। और हम डिलीट करके इवन फैक्ट्री रीसेट करके भी अगर उसको सेल करते हैं तो अक्सर हमारे पास इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं कि हमारा डेटा फिर भी लीक हो गया। तो हम जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे उनसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर हमारा डेटा डिलीट कर दिया जाए या मोबाइल फैक्ट्री रीसेट कर दिया जाए तो फिर भी ये चांसेस हैं कि उसको रिकवर किया जा सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं मिर्ज़ा बुरहान बेग साहब, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बुरहान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम ज़हरा जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बुरहान, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि साइबर क्राइम जैसे वाक़यात हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं और इस साइबर क्राइम्स में भी इजाफा हो रहा है। तो अगर हम अपना मोबाइल बेचने जा रहे हैं या बेचने नहीं भी जा रहे, तब भी हम अपना मोबाइल डेटा कैसे सिक्योर कर सकते हैं? अच्छा, पहली चीज तो आपकी ये है कि मोबाइल अगर बेचने जा रहे हैं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो सीधा कार्ड को फॉर्मेट करते हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस को डिलीट करते हैं प्रॉपर्ली और मोबाइल को हार्ड रीसेट कर देते हैं जी। अच्छा, प्रॉब्लम कब आती है? जब बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इल्म नहीं होता कि जब वो मोबाइल सेल आउट करें तो उनका SD कार्ड मोबाइल में लगा रह जाता है। पहली चीज तो ये। अच्छा, सेल भी अब बात की बात करती हैं, लेकिन अगर कोई मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए देता है और वो उसके अंदर अगर आपका SD कार्ड लगा रह जाता है तो आपका डेटा लीक हो सकता है SD कार्ड से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी पिक्चर्स और जो कैमरे की गैलरी की चीजें होती हैं वो कार्ड में सेव करते हैं रादर देन मोबाइल, क्योंकि स्टोरेज कम होती है। अच्छा, थर्ड थिंग है इसके, जब आप मोबाइल रिपेयर करने के लिए तो इसके बाद वो मोबाइल खोल के चेक करेगा जी। तो जब आप अपना कोड दे देते हैं तो एक तरीके से आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए किसी को अपने पूरा मोबाइल का एक्सेस दे देते हैं। तो इस तरीके से आपका डेटा काफी लीक हो सकता है। आपने अगर मोबाइल सेल आउट करना है प्रॉपर्ली तो आप फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करें, एप्लीकेशन यूज करें, आप गूगल करें, आपको हजारों एप्लीकेशन मिल जाएंगे। आप प्रॉपर्ली अपना कार्ड रिमूव करें, अपना गूगल का, या आप अगर iOS यूज करते हैं तो अपना iOS का iCloud का अकाउंट डिलीट करें प्रॉपर्ली। प्रॉब्लम क्या है कि आपके मोबाइल में सारा डेटा बैकअप हो रहा होता है गूगल फोटोज पे, तो अगर आपका गूगल फोटोज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपका ऑलमोस्ट सारी पिक्टोरियल डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा, हमें कॉन्टेक्स्ट से इतना मसला नहीं होता कि हमारे कॉन्टेक्ट अगर लीक हो जाए, कि मेरे दोस्त के कॉन्टेक्ट मेरे पास आ जाए या मेरे कॉन्टेक्ट किसी का चले जाए, नॉट अ बिग डील। मेरी एप्लीकेशन चली जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी पिक्चर्स, मेरी गैलरी, जो मेरी पर्सनल आइटम है, मेरी फैमिली है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए रादर देन कि आप किसी के हाथ में मोबाइल दें,
किसी के भी अगर आपको नहीं भी नॉलेज तो आप गूगल करें, क्योंकि अभी आप यूट्यूब पे गूगल पे लिखेंगे हाउ टू फॉर्मेट हार्ड फॉर्मेट योर मोबाइल तो वो आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहला तो ये आपका सवाल है कि क्या करना चाहिए सेल आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा बुरहान, ये बात थी कि अगर हम अपना फ़ोन अगर बेचने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं। दूसरा आपने कहा हम बाज़ औक़ात अपना फ़ोन रिपेयर कराने के लिए देते हैं, और सबसे बड़ी गलती जो हम नहीं करते, हम खुद गूगल नहीं करते। अगर हम खुद देखें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मार्केट या किसी शॉपकीपर के पास जाने की। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं साइबर क्राइम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या हम अपना जो पर्सनल अपनी तस्वीर होती हैं या वीडियोस होते हैं वो किसी ऐसे बंदे को भेज देते हैं जो बाद में हमें ब्लैकमेल करते हैं? इवन अगर रिलेशनशिप में देखें तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। और जो यूथ है हमारी, ख़ासतौर पर लड़कियाँ, उनको अपनी सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की वीडियोस या कोई पर्सनल पिक्चर्स जो है वो ना शेयर करें? ओके, सो पहली चीज तो आपने जो बोली कि मोबाइल से कैसे बचा जा सकता है और जो लोग भेज देते हैं, देखिए ये पहले होता था लोग पिक्चर्स वगैरह जो है ना बड़े आराम से शेयर कर दिया करते थे। अगर कोई दोस्त है या जैसे भी लोग हैं, मामलात हैं, फिर वो उनको ब्लैकमेल करते थे। लेकिन ये अभी भी होता है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस हो गई है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन जिसके अंदर आप पूरे मोबाइल का क्लोन भी ले सकते हैं और पूरे मोबाइल की पिक्चर्स वगैरह आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ही कोई दोस्त हो, मैं अपने दोस्त पे ज्यादा भरोसा करूंगा rather than कोई बाहर वाला। तो मेरा दोस्त मेरे मोबाइल में से या मेरी दोस्त मेरे मोबाइल में से कोई भी डेटा फेच करके मुझे बाद में ब्लैकमेल कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि मेरी पर्सनल पिक्चर्स हैं और वो बाहर नहीं जा सकती, लेकिन किसी तरीके से आउट होगी। अच्छा, सेकंड थिंग, अब हो गई है, अब क्या करना है? कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी ने फेक आईडी बना लिया, आपकी पिक्चर्स कॉपी करी, एक फेक आईडी बना लिया, जो कि आजकल दुनिया में होता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू जस्ट गो टू दी साइबर क्राइम FIA डिपार्टमेंट। अगर आप कराची में हैं तो गुलिस्तान जौहर में साइबर क्राइम का FIA का डिपार्टमेंट है, आप वहां जाके कंप्लेन लॉन्च कराएं, एक एफिडेविट पे पूरा वो प्रॉपर आपका बयान लेके साइन करेंगे, एंड दे वर्क वेरी एफिशिएंटली। और FIA वाले काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल को भी टेक डाउन करेंगे। कोई वेबसाइट या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर जा सकें और अपना जो कंप्लेन लॉक करा सकें? बिल्कुल, FIA की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसमें जाके कंप्लेन लॉन्च करें, दे विल गिव यू अ रेफरेंस आईडी। वो स्टेप से आप इनके जौहर गुलिस्तान जौहर में जाइए और उस रेफरेंस आईडी से उनसे बात कीजिए, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा आपका कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। सेकेंडली, देयर इज वन मोर थिंग, आपका सिटीजन पोर्टल, उसके ऊपर आप एक कंप्लेन लॉन्च करें जो ऑफिशियली FIA को आप जिसमें टारगेट करेंगे। अगर आप लोगों ने देखा तो उसका मेन्यू बड़ा अच्छा है कि मुझे FIA का साइबर क्राइम चाहिए, सो जस्ट रिपोर्ट इट, क्योंकि ब्लैकमेल करने वाले भी यही हैं, आप भी यही हैं। तो किसी भी तरीके से उनको ट्रेस करके आप सिर्फ FIA तक पहुंचा दें, दे विल हैंडल इट। टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है, अभी डिपार्टमेंट्स हमारे बन रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, लेकिन काम आपका हो जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर कुछ भी ऐसा कोई वाकया होता है तो उसको फौरन रिपोर्ट करना चाहिए FIA में। अच्छा बुरहान, अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं फ्रॉम अननोन सोर्सेज, उससे क्या नुकसान हो सकता है हमारे मोबाइल को, या हमारा डेटा किसी के साथ शेयर तो नहीं हो रहा होता? ओके, सो पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हम लोगों ने जो है पायरेटेड विंडोज यूज करी है। हमें लोगों ने बताया कि पायरेटेड या क्रैक यूज कर लें, जो कि नहीं करना चाहिए। अब वो आदत हमारी इतनी बिल्डअप हो गई है कि हमें कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी पेड नजर आती है ना कि $5 के या $1 के, हम नहीं खरीदते। हम कोशिश करते हैं गूगल करें और हम उसका क्रैक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, क्योंकि हम अभी अपने लैपटॉप से विंडोज की जगह अपनी जगह, लेकिन हम जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह यूज करते हैं ना, वो भी हम क्रैक यूज करते हैं, बहुत सारे लोग। तो कोशिश करा करें कि अननोन सोर्सेज से या क्रैक मत डाउनलोड करें, क्योंकि देयर इज अ सेइंग, एक कोट है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, समटाइम यू पे इट विद योर मनी एंड समटाइम विद योर डेटा। तो आप अपना डेटा किसी को दे रहे होते हैं, आप ये मत समझें कि आप फ्री में अगर कुछ चीज डाउनलोड करें तो फ्री है, वो फ्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा आपके मोबाइल में, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रोजन का, ट्रोजन रेड कहलाता है, बेसिकली बैकडोर कह सकते हैं आप उसको। उसे होता है क्या है, वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर देगा, वो इंस्टॉल भी कर देगा, आप यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन उस बैक ऑफ दी एप्लीकेशन एक ऐसा कोड होगा जो कोई हैकर या अटैकर जो भी XYZ बंदा है उसको एक एक्सेस कंट्रोल दे देगा आपके मोबाइल का रिमोटली। इतना डेंजर होता है ये क्रैक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डाउनलोड करना कि समवन एल्स कैन एक्सेस योर मोबाइल
मोबाइल के अंदर एवरी फीचर दे कैन एक्सेस, मतलब कि रिमोटली वो कैमरा ऑन कर सकते हैं आपका, रिमोटली आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, आपके पासवर्ड अगर कहीं सेव है तो वो उठा सकते हैं, आप ये पूरी गैलरी लेके जा सकते हैं। तो बड़े मजे की बात ये कि बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा 3-4 साल पहले iCloud का पूरा डेटा हैक हो गया था और iCloud का डेटा लीक हुआ था बहुत बड़े बड़े लोगों का। तो वो एक मेजर अटेम्प्ट था, मेजर अटैक था। तो आप ये देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जब अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रही है, तो मैं अपने मोबाइल में क्रैक सॉफ्टवेयर डाल के कैसे सेव रह सकता हूँ, तो ये सोचने की बात है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। अच्छा बुरहान, इसके अलावा जो ये एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम वगैरह, तो क्या ये भी इजीली हैक हो सकती हैं? इसको कैसे सिक्योर कर बना सकते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम वर्क प्लेस पे अपना लैपटॉप पे हमने व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ होता है और वो खुला हुआ होता है और हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है? ओके, एक बात कही जाती है हमारी फील्ड में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कि एवरीथिंग इज पैचेबल एक्सेप्ट ह्यूमन। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग आता है ना, तो आप उसका पैच निकालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है, उसमें खराबी हो गई, उन्होंने पैच निकाला, आपका फिक्स हो गया। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको आप पैच नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन हम लोग होते हैं इमोशनल। अच्छा, मैं क्यों ये सारी बातें कर रहा हूँ? एक चीज होती है सोशल इंजीनियरिंग, एक टर्मिनोलॉजी होती है। उसमें होता ही है कि मैं आपके साथ बातें करूंगा और आपसे बहुत सारी चीजें निकलवा लूंगा, या आपके लैपटॉप को हैक कर दूंगा, या फिशिंग का ईमेल कर दूंगा, XYZ कुछ भी कर दूंगा। आपने जो बात बोली कि वर्क प्लेस पे हम लोग करके भूल जाते हैं, तो ये भी एक अटेम्प्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग का कि मैंने लॉग इन किया और मैं भूल के चला गया। अब जो दूसरा आया तो उसका उसूलन ये होता है कि वो बंद कर दे। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ये होता है अगर खुला हुआ है तो मैं सही से देखूं कि उसमें क्या चल रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वर्क प्लेस पे तो खास करके ना करें। सेकेंडली, आपका जो सवाल था कि हैक हो सकता है, बहुत आराम से भी हैक हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया कि नहीं हो सकता। क्यों? आपने अक्सर आप लॉग इन करें आप, या आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, या जी बुरहान, आपको आवाज़ आ रही है क्लियर? मेरे ख्याल है कनेक्शन थोड़ा ख़राब है। बात कर रहे हैं हम अपना डेटा, कि आप अपना मोबाइल का जो डेटा है वो किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले ये कि आप किसी पर ट्रस्ट ना करें, इवन आपका कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, क्योंकि अगर आप अपना मोबाइल किसी के हाथ में देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना पूरा डेटा उसके हैंड ओवर कर रहे हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और अगर कोई भी लड़का लड़की उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई पर्सनल चीज़ अगर किसी के पास उसके हाथ लग जाती है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। साइबर क्राइम FIA जो डिपार्टमेंट है उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। उसकी वेबसाइट भी मौजूद है, गुलिस्तान जौहर में उसका ऑफिस भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बुरहान मिर्ज़ा बुरहान बेग हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया बुरहान हमें वक्त देने के लिए। मज़ीद बात करेंगे, इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में कराची के टैलेंट को, और वो कौन होगा या होगी इस हवाले से जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम में एक और मौजू को शामिल करेंगे, बात करेंगे कि हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? हम ज़िंदगी की दौड़ में, ज़िंदगी की रेस में इस कदर मसरूफ़ हैं, इस कदर बिज़ी हैं कि हमारे पास ना तो हमारे रिश्तेदारों के लिए टाइम है, ना मोहल्ले वालों के लिए। इवन अगर अपने घर वालों की बात की जाए तो घर वालों के लिए भी टाइम नहीं है, चाहे वो हमारे बहन भाई हों, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारा स्पाउस हो। और इवन आजकल तो पेरेंट्स इतने बिज़ी हैं कि बच्चों को भी वो इग्नोर कर देते हैं। और टेक्नोलॉजी का दौर है, हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, हर चीज़ का हमें पता है, लेकिन जो हमारे अपने हैं, जो हमारे पास हैं, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या हमें इतना लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, या फिर हमने अपना जो एक सहारा है वो इन गैजेट्स और ये मोबाइल फ़ोन्स बन गए हैं जो हमें किसी इंसान की ज़रूरत पेश नहीं आती। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन नकवी साहिबा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वेलकम करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम शीरीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई आपके शो पे आके। थैंक यू फॉर हैविंग मी।
बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं शीरीन? बिल्कुल ठीक, मौज ही मौज। ठीक। अच्छा शीरीन, आज हम बात करेंगे कि हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। अगर हम इसकी वजूहात जानना चाहें तो बहुत सारी वजूहात हैं। स्टार्ट करते हैं कि क्या टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है तो घर वालों के पास काम नहीं है। जो घर में लोग मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मोबाइल फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक ख़ासा टाइम अपना जो है वो स्पेंड करते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हमारा एज ए सोसाइटी, माशरा? आप क्या देखती हैं, इसकी वजह क्या है? ये सिर्फ परेशानी आती है जब हम जी पुराने पैमाने को लेके नए पैमाने को उसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। देखिए टाइम तो वही है, 24 घंटे पहले भी थे, हजारों लाखों साल पहले भी थे, अभी भी है। जो कुदरत है वो सबके साथ इंसाफ करता है। गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे, अमीर के पास भी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी नस्ल का हो, तो कुदरत तो इंसाफ करती है। हम उस 24 घंटे के साथ करते क्या हैं? हालात हाजरा कुछ ऐसे हो गए टेक्नोलॉजी की वजह से। मुझे याद है मैं जब खत लिखती थी तो वो हफ्ता लगता था, किसी को मिलता था। फिर यानी कि हम लोग क्लाइंट्स को भी अपने वर्क पे हफ्ते में अगर 20 खत भी निकालते थे तो हफ्ता लगता था जब तक उनका जवाब आया। फिर कोरियर सर्विसेज शुरू हुई जो ओवरनाइट डिलीवरी करती थी, तो वक्त अब 1 सेकंड में वो बात पहुंच जाती है। तो आप दिन के 20 खत नहीं 2000 खत भी निकाल सकते हैं और उनका जवाब देना पड़ता है। इसी तरह ये बम्बार्डमेंट जो आई है, लेकिन ये इसकी कोई वजह नहीं है कि हम किसी को महरूम करें, अपने रिश्तेदारों को किसी को भी महरूम करें, कोई वजह नहीं है। स्किल्स चेंज हो गई हैं। जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं इस दौर में वक्त को समझने के लिए, वो हम लोग सिखाते नहीं अपने बच्चों को। हमें बुलाया जाता है कंपनीज में कि जी आप टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दें। हम कहते हैं हम टाइम को नहीं मैनेज करते, हम सेल्फ को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, उसकी ट्रेनिंग हम बिल्कुल दे सकते हैं। जी अच्छा ठीक है। अच्छा शीरीन, ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि हम जो है टेक्नोलॉजी में इतना बिजी हो गए हैं। टेक्नोलॉजी ने नो डाउट बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम उससे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं। जैसे आपने कहा कि पहले हम एक लेटर भी लिखते थे तो कई दिन लगते थे उसको दूसरे तक पहुंचने के लिए, और अब हम एक विदिन सेकेंड्स हम कोई दूसरी कंट्री में अगर बैठा हुआ है तो हम उससे आराम से उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन आजकल हम देखते हैं घरों में, इवन अगर हम किसी रेस्टोरेंट चले जाएं तो वहाँ पर एक फैमिली अगर बैठी हुई है तो आपस में जो बातचीत करने का एक जो रवैया था, एक तरीका था, वो कल्चर अब ख़त्म होता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? क्या हमारा माँ बाप की तरफ से परवरिश में इस तरह की चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही, या स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में वो चीज़ें नहीं सिखाई जा रही जो पहले सिखाई जाती थी, या फिर सोसाइटी का कुछ ओवरऑल रवैया ऐसा बन गया है कि हम जो आदाब हैं वो भूलते जा रहे हैं? जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक। इसमें मैं आपको एक स्टोरी से लेके चलती हूँ या एक मेटाफर देती हूँ कि अगर आपकी अलमारी में 3 जोड़े कपड़े के लटके हों तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वो पहनेंगी और फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अगले दूसरे पहन लेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अलमारी में 30 जोड़ा होगा तो आप कंफ्यूजन में होंगी, आज ये पहनूं, वो पहनूं, क्या पहनूं, क्या पहनूं। जितनी चॉइसेस बढ़ती हैं उतना इंसान इनडिसीजन की तरफ जाता है। जितना ज्यादा इनडिसीजन होगा इतनी इनसिक्योरिटीज होंगी शख्सियत में। जी, ये साइकोलॉजी पे असर देता है। जितना इनडिसीजन होगा उतना कॉन्फिडेंस लो होगा। जितना कॉन्फिडेंस लो होगा उतना हम सीख करेंगे अटेंशन और कॉन्फिडेंस दूसरे सोर्सेज से। तो ये डिवाइसेस हमें क्या देती हैं? जब हम और बहुत से कनेक्शंस रखते हैं फेसबुक के जरिए, अपनी सेल्फीज लेके अपनी जो क्या होती है फोटो चेंज कर रहे होते हैं बार बार कि ताकि हमें कोई लाइक मिले इसके ऊपर। ये दीज आर ऑल साइंस ऑफ इनसिक्योरिटीज। हमारे घर वाले तो हैं ही, वो तो कहीं नहीं जा रहे ना। देखिए, हम कोई भी गलती कर लें, घर में तो रहना है, माँ बाप के साथ रहना है, मियाँ के बीवी के साथ रहना। लेकिन हमें जो दूसरे लोग दुनिया से जो लाइक देते हैं, जो कमेंट्स देते हैं, हम उनको ढूंढ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस अंडर कॉन्फिडेंस जो हमें अपनी शख्सियत पे हो गया है। अब यही नस्ल
जब ऑर्किड वगैरह होता था तब से शुरू हुई, अब वो माँ बाप बन गए हैं, तो वही जो इनसिक्योरिटीज हैं अगली नस्ल में जा रही हैं। चाहे आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर लें, डिग्रियां ले लें, फर्स्ट पोजीशनें ले लें, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल हालत है ये आपकी ऑल कंज्यूमिंग है। आप इस वक्त ट्विटर निकाल लें, आप टिकटॉक निकाल, आपने जो भी करना है आप देखें, लॉस एंजलिस में एक पिंक वॉल कहलाती है, हालांकि वहां पर इतना कुछ देखने को है, हॉलीवुड है, कितना कुछ है समझने को, लेकिन लोग दुनिया से आते हैं उस पिंक वॉल के आगे अपनी तस्वीरें खींचने के लिए, ताकि वो उनको एक लाइक मिले। अच्छा तुम ये जो एक पीयर प्रेशर हमारे अंदर डेवलप हो गया है कि हमें, जैसे आपने वॉल का बताया, पिंक वॉल का, यही प्रेशर हमें मेरे ख्याल है कंफ्यूज कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी हम पहले एक होता था कि हम अपने गोल सेट करते थे कि हमें क्या अचीव करना है, सक्सेस के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो हमारी यूथ इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और कंफ्यूज्ड है। आपको लगता है कि यही वजह है इसकी? अच्छा, इसमें बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें, गोल्स तो पहले यूथ के सेट होते हैं हमारे माशरे में, खासतौर पे लड़की पैदा हुई है तो उसके सारे जो चीजें वो सेट है कि उसने बनना क्या है, करना क्या है। लड़का पैदा होता है, उसका सारा कुछ पहले से ही सेट होता है, तो वो तो हमें कंप्लायंस की जिंदगी गुजारनी है। कंप्लायंस होती है जो बनी बनाई चीज, उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी चलना होता है माँ बाप की तरफ से जो हाँ माँ बाप, उनको नौकरियां भी वो करनी है जो माशरा कहता है, जो माँ बाप कहता है, क्योंकि सबसे अहम वैल्यू जो हमारी वैल्यूज का चक्कर है ये सारा, इकदार का जो पहली जो एक कदर हमारी रह गई है वो है LKKG, यानी लोग क्या कहेंगे। तो उसकी खातिर हम सारी अपनी कोशिश और पूरा दिन उस पर लगा देते हैं। क्या माँ बाप बैठ के अपने बच्चों के साथ बात करते हैं कि तुम्हारा शौक क्या है, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या हैं, और उसकी प्लानिंग की जाए? प्लानिंग हम कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को, क्योंकि सब प्लान्ड होता है मुआशरे की तरफ से। जब बच्चे को बचपन से आप प्लानिंग सिखाए, मिसाल के तौर पे माँ बाप कहें कि हम इस सैटरडे को पिकनिक पे जाएंगे, हाँ बच्चों बताओ कहाँ जाएं, अच्छा आप नापो कराची से अपने घर से फासला कितना है, वहां हम जब बस में जाएंगे या गाड़ी में या जिसमें तो कितना टाइम लगेगा, अगर हम इतना लेके क्या जाएं, अच्छा सैंडविच लेके जाएं, सैंडविच के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जरा शॉपिंग लिस्ट तो बनाओ, ये कहाँ से आएंगी। जब हम इस तरह की गुफ्तगू बच्चों के साथ शुरू करेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बच्चे पैदा करके IBA से मास्टर्स किया 2 साल में और गोल्ड मेडल भी लिया। मैंने बच्चों के साथ 8 बिजनेस खोले हैं, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में काम किया। इस वक्त भी मैं 7 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ, और मजाल है जो मैंने किसी दिन भी अपने बच्चों को खुद स्कूल ना छोड़ा और खुद पिक ना किया, और उनको हर फुटबॉल गेम पे हर जगह मैं खुद ड्राइव करके, कभी ड्राइवर नहीं रखा, कुछ नहीं, हांडियां भी पकाई हैं, सुबह उठ के पोछे भी लगाए हैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले। सब कुछ हो जाता है अगर आपने प्लानिंग सही की हो। बिल्कुल शीरीन, आपने सही कहा कि प्लानिंग की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, इसकी सारी बात होती है मजीद के। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में कि आजकल हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त क्यों नहीं है। शीरीन नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। शीरीन आपा, आजकल हमसे अगर पूछा जाता है, स्पेशली घर वाले अगर कहते हैं कि हम टाइम नहीं दे पाते, तो हम उनको कहते हैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। मर्द हज़रात से पूछा जाए तो उनका भी यही होता है, अपने स्पाउस जो बीवियाँ हैं उनको टाइम नहीं दे पाते, पेरेंट्स हैं तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो आप क्या समझती हैं कि क्या वर्क प्लेसेस पे वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है, या जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है? क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं या आपकी एफिशिएंसी की बात की जाए, तो जितने भी बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर अगर आप 9 to 5 आपके ऑफिस आवर्स हैं, और अगर इन आवर्स के अलावा आप बैठते हैं तो वो इनएफिशिएंसी में काउंट होता है। जबकि हमारे यहाँ हम जितनी लॉन्ग सिटिंग करते हैं या देर तक बैठते हैं वो उसको एफिशिएंसी समझा जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे ख्याल है समझने की बात है, क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल ठीक बेटा, क्योंकि मैंने जब दफ्तरों में काम करती हूँ ना तो पता है क्या देखती हूँ जी जी, कि लोग खामखा बैठे रहते हैं।
एक तो ये होता है कि भाई मेरा बॉस बैठा है तो मुझे बैठना है, तो आपका क्या है, ये ईगो इश्यूज है। ईगो, जब हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं ईगो इज द बिगेस्ट किलर ऑफ योर प्लानिंग ऑफ योर टाइम जी। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कुछ मर्द जो होते हैं ना वो घर ही नहीं जाना चाहते कि यहाँ की डांट सुन लो, वहां की डांट से बच जाओगे। अच्छा, खवातीन को जल्दी होती है क्योंकि उन्हें हांडी भी चढ़ानी होती है, बहुत कुछ करना होता है। खैर, सारे का अपना अपना तरीका होता है, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन देखिए, डिसिप्लिन की बात है। प्लान जब आता है ना तो आपको डिसिप्लिन भी चाहिए। एक मैं आपको बताऊं कि अगर दुनिया तेज हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो याद रखें कि आजकल की जो नस्ल है, जो नौजवान है, जो अब तो जेड जनर्स आ गए ना, अब तो पिछली वाली जो जनरेशन, जो मिलेनियल्स की, वो भी बड़े होके निकल आए हैं जी। उनको याद रखना चाहिए कि उनकी सोचने का तरीका, यानी उनके प्रोसेसर्स भी तेज हो गए हैं। जैसे आप अपने वालिदैन से ज्यादा तेज सोचती हैं, आपके बच्चे आपसे ज्यादा तेज सोचते हैं। मैंने अपनी अम्मी को कितने साल लग गए थे कॉपी पेस्ट सिखाने में, नहीं क्योंकि वो टाइपराइटर की आदी थी, वो एक गलती होती है दोबारा कागज नया डाल के लिखती। अब ये टेक्नोलॉजी हमें तेजी से काम करवाती है, तो टाइम की कमी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा डिसिप्लिन लैक करता है कि बस देखें, अब नेटफ्लिक्स पे आप रोजाना फिल्म देख सकते हैं। हमारे जमाने में हम 3 महीने में एक फिल्म देखते थे। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप रोजाना देखें मूवी, आप हफ्ते में एक दफा वीकेंड पे देखें। ये जो सीरीज होती हैं, पता है लोग क्या करते हैं, जब सीरीज देखते हैं ना तो उसको डबल वॉल्यूम पे चला के देखते हैं और एक दिन में 10-10, 20-20 देख रहे होते हैं। डिसिप्लिन करें अपने को, एक देखें, 2 देखें वीकेंड पे, उसके बाद बस, उसके बाद चलें बच्चों के साथ केक बनाते हैं, या हम लोग किसी SOS विलेज जाके वहां यतीम बच्चों के साथ क्रिकेट हैं। कोई है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि सारा खाना जो है ना, जहन का खाना, वो इसमें से आ रहा है। लाशऊरी तौर पे हम टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या देखे जा रहे हैं, और हम लाशऊरी तौर पे इसके एडिक्टेड हो गए हैं, एडिक्शन हो गई, हमें खुद नहीं पता चल रहा। और मेरे ख्याल से ये ये हमें एक तरह से तबाही की तरफ भी लेके जा रहा है। अच्छा शीरीन साहिबा, आपने बात की कि आजकल की जो यूथ है या इवन बच्चों की अगर बात की जाए तो उनके जो प्रोसेसर हैं, जो दिमाग हैं, वो बहुत तेज़ है। हम 1 साल के बच्चे को भी देखते हैं, 2 साल के बच्चे को, तो वो आराम से गैजेट्स जो हैं वो यूज़ कर लेता है। मेरा भांजा है, वो अभी शायद 11 महीने का है, और वो ऐड जब आ जाता है ड्यूरिंग, जब उसकी राइम्स अगर उसको दिखा रहे थे तो वो स्किप करना उसको आता है। तो मैं बड़ी हैरानी हुई मुझे ये देख के कि आजकल के बच्चे तो बड़े तेज़ हैं, उनके दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो ये एक तरह से हमारा बहाना है कि हम जो टाइम नहीं दे पाते, हम इस तरफ चले जाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी एडवांस है, या ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, या हमें सोशलाइज करना है, बहुत सारी हमारे बहाने। तो आप क्या कहेंगे कि जो किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करें, और इक्वल कहते हैं ना, लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है, अगर बैलेंस ना हो तो फिर आपका काम खराब होने लगता है जी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, स्किल्स की जरूरत है, यू नीड अ न्यू सेट ऑफ स्किल्स। अभी मैंने अपनी मेरी ग्रैंड डॉटर जो 4 साल की है, उसके साथ मैंने 6-6, 7-7 घंटे लगातार खेला, और उस 6-7 घंटे में एक दफा उसने नहीं कहा कि मुझे आईपैड चाहिए। हालांकि वो नॉर्मली 2-2 घंटे आईपैड पे होती है, फिर कुछ आधा घंटा खाने के लिए उतरना, या खाने के साथ भी देखना। तो इस तरह की जो, क्योंकि पेरेंट्स नंबर 1 क्रिएटिव नहीं होते, ताकि आप बच्चे को की इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कैपेसिटी को चैनलाइज करें। नंबर 1 आपकी क्रिएटिविटी की बेहद जरूरत है। मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं उनको इतना डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स में, छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट्स में लगाती हूँ, जिससे उनके हाथों की डेक्सटेरिटी बढ़ती है, उनको अपने इंटेलेक्ट से इन टच करना, अवेयर करवाना, उनको बच्चे की इमेजिनेशन सबसे ज्यादा तेज होती है। इसी तरह एम्प्लॉइज के साथ आप मीटिंग में लेके आए और उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएं, उनको एक आइडिया की तरफ कामजन करा दें। मजाल है जो उनको याद भी आए दूर दूर से कि फेसबुक क्या चीज होती है, या जो बला है जो भी होती है, नहीं। लेकिन वही जो आपकी बात है, जब कोई मकसद ही नहीं होगा तो आपका जो वक्त है वो कोई और उठा के ले जाएगा। अगर आपके पास कोई गोल नहीं होंगे तो आपके गोल के गुलाम बन जाएंगे। याद रखें ये, जब आप अपने, और आता कहां से, डिसिप्लिन से।
जब आप खुद अपने वक्त को नाप तोल करके मकसद के तहत कर लेके जाएंगे तो कोई आपके वक्त को नहीं ले जा सकता। इसके लिए पूरे साल की प्लानिंग करें, अपने कैलेंडर को खोलें, उसके अंदर सबसे पहले रॉक्स डालें। रॉक्स क्या होते हैं? जरूरी चीजें जो रिश्तों को कायम दायम रखती हैं। और बिल्कुल पहले एक दौर था जब हम अपने डायरी लिखते थे, नोटबुक लिखते थे कि हमें ये हमें काम करना है, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। अब वो चीज भी खत्म होती जा रही है। अब बच्चे क्या उस पे लिख लेते हैं, फोन पे लिख लेते हैं, डायरी नहीं है तो हम उनको इस तरह जज भी ना करें कि भाई वो पहले तो हम ऐसे करते थे, अब वो ऐसा हमारे पास कोई हक नहीं है जज करने का। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये अपना शेड्यूल बनाता है, जहां पर उसको दिल लग रहा होता है ना वो अपना शेड्यूल पूरा बनाता है। जिस चीज से मोहब्बत होती है ना वो हो जाती है। Where there is a will, there is a way. विल की बात है। अगर हम वो स्पार्क प्लग लगा लेना, वो जो गाड़ी की चाबी घुमाओ और वो टड़ंग करके इंजन रन करके ऑन होता है, वो हम नहीं कर रहे। उसका स्किल चाहिए एज लीडर्स, एज पेरेंट्स, एज जो भी टीचर्स, ये सब हमारी जरूरत है। टेक्नोलॉजी को आप फायदे के साथ बिल्कुल सिखाएं, पीछे ना रुकाएं कि बच्चा पीछे रह जाए, लेकिन जहां उसकी अपनी जहनियत कमजोर हो रही है और मुझसे फीड ले रहा है, फीड जैसे बोतल से फीड लेता है उस तरह दिमाग का फीड ले रहा है, हम रूहानी फीड दें, जहनी इंटेलेक्चुअल फीड दें, उसके कल्ब को डेवलप करें। हमारा एक बहुत खूबसूरत लफ्ज है कल्ब, मिस्टिकल में आता है ये, जहां पर रूह बसती है। उसके लिए हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम वो गुफ्तगू करते हैं या बस टीवी खोल दिया और 150 चैनल के वो जो रिमोट पे लड़ाइयां हो रही हैं कि किसके पास कंट्रोल है? हमारा कंट्रोल अब लड़ाई पे हो गया, अपनी जहनियत पे नहीं रहा। बिल्कुल। शीरीन नकवी साहिबा, एक लास्ट मैसेज शॉर्टली आप देना चाहें, जो देख रही है, यूथ हमारी देख रही है, स्पेशली माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह से हम एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं भी इस पेशावर जा रही थी बाय रोड तो मोटरवे पे एक बड़ा प्यारा बोर्ड लगा हुआ था, ये मेरा आपका पैगाम है जी, कि अगर आप अपने हुक्मरान नहीं बन सकते तो आप किसी के गुलाम बनेंगे। वक्त के हवाले से खास तौर पे जो कौमें कामयाब होती हैं वो अपने वक्त को समझती हैं। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी वक्त की तरफ है। सूरज अपनी मर्जी से निकलेगा, मेरे देर से सोने की वजह से नहीं देर से निकलेगा। आप वादे पूरे करें, टाइम के हवाले से आप हमेशा कामयाब होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शीरीन नकवी साहिबा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने आज शो में दिए। उम्मीद है जो हमें देख रहे होंगे वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। और जैसा कि शीरीन आपा ने भी कहा कि वक्त की कदर करें, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है और अगर इसको ज़ाया कर दिया जाए तो ये लौट कर नहीं आता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।